नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपका हार्दिक स्वागत है स्वामी विवेकानंद कंपटीशन सेंटर झुंझुनू में। आप सबको पता है दोस्तों, कल जो है अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड जयपुर ने ग्राम विकास अधिकारी यानी वीडियो का जो सिलेबस है वो जारी कर दिया है। दोस्तों, इस लाइव क्लास में हम जो बात करेंगे वो ये बात करेंगे कि वीडियो के जो नया सिलेबस जारी हुआ है या मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस जारी हुआ है उसमें किस किस प्रकार की जो परिघटनाएं हैं वो जोड़ी गई है, उसमें क्या फेरबदल किया गया है, उस पर हम विस्तार से आज जो इस क्लास में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप सबको पता है कि कल जो अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने सिलेबस जारी किया है उसमें क्या है। देखो, परीक्षा की जो स्कीम है दोस्तों, इस स्कीम में प्रश्न पत्रों के लिए अधिकतम जो अंक रखे गए वो 100 रखे गए। यानी कहने का अर्थ ये है दोस्तों, आप सबके लिए जो है अंक जो है वो कितने नंबरों का होगा, 100 नंबरों का होगा। लेकिन दोस्तों, समय अवधि जो है वो कितने घंटे की होगी, 2 घंटे की होगी। यानी कहने का अर्थ ये है दोस्तों, अंकों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया, समय में कोई बदलाव नहीं किया गया, लेकिन जो बदलाव हुआ है वो किस में हुआ है, प्रश्नों में हुआ है। यानी कहने का अर्थ है, पिछली बार जो प्रश्न आए थे वो 100 आए थे और इस बार जो है वो 20 प्रश्नों की क्या कर दी गई है, बढ़ोतरी कर दी गई है। और ये दोस्तों 20% कहां पे बढ़ेंगे, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, आगे हमें जो याद रखना है, सभी जो अंक होंगे प्रश्नों के वो क्या होंगे, समान होंगे। किसी भी विषय में गलत उत्तर के लिए देखो दोस्तों, पिछली बार नेगेटिव मार्किंग नहीं थी और इस बार जो है वो नेगेटिव मार्किंग रखी गई। यानी कहने का अर्थ ये है, हमें 2 फेरबदल देखने को मिल रहे हैं। पहले 100 प्रश्नों के स्थान पर 120 प्रश्न आएंगे। दूसरा, पिछली बार जो पेपर था उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी और मुख्य परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग की जा रही है, वो भी कितना, 1/3 की जा रही है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 1/3। यानी आपके 3 प्रश्न अगर गलत होंगे तो आपका एक जो सही प्रश्न है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दूसरी बात करते हैं दोस्तों कि ये जो सिलेबस है उस सिलेबस में किस प्रकार का परिवर्तन किया गया है, हमें किस प्रकार की तैयारी करनी है ताकि हमें जो है वो इस वीडियो के एग्जाम में, ग्राम विकास अधिकारी के एग्जाम में हमें सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं सामयिक विषय। सामयिक यानी करंट से संबंधित बात है। वीडियो के एग्जाम में करंट से संबंधित हमें विश्व का, हमें भारत का और हमें राजस्थान, तीनों का याद रखना है। लेकिन दोस्तों, कौन कौन सी घटनाओं पर हमें फोकस रखना है या जहां से कंपटीशन एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो भी सरकारी विषय है उन सरकारी विषय से संबंधित जो भी घटना घटित हुई है वहां से प्रश्न बनना क्या है, स्वाभाविक है। दूसरी कि किसी भी विश्व स्तर पर कोई ऐसी परियोजना है, जैसे हम बात करते हैं ओलंपिक्स, हम बात करते हैं राष्ट्रमंडल खेल, हम बात करते हैं कोई भी विदेशों में, जैसे अभी जो है फ्रेंच ओपन हम बात करेंगे, अभी जो है ऑस्ट्रेलिया ओपन। तो ये जो ओपन होंगे टेनिस से संबंधित, उन पर हमें क्या करना है, याद रखना है। उसके अलावा जो भी खेल के संबंध में जो अवार्ड दिए जाते हैं, चाहे वो आईसीसी के हो, फीफा के हो या अन्य जो अवार्ड है, वो हमें क्या करना है, याद रखना है। दूसरी हम बात करते हैं राष्ट्रीय स्तर पर सरकारी, यानी कहने का अर्थ हमें विश्व स्तर पर याद रखना है, हमें भारत के स्तर पर याद रखना है और हमें राजस्थान स्तर पर याद रखना है। अगर मैं कहूं सरकारी योजनाओं से संबंधित प्रश्न आएंगे तो ज्यादा फोकस जो है वो हमें राज्य स्तर पर याद रखना है। खेल से संबंधित बात करेंगे तो विश्व स्तर पर हमें घटनाओं को याद रखना है। और अगर घटनाओं के बारे में बात करेंगे तो घटनाएं जो है वो विश्व, राजस्थान और भारत, तीनों पर हमें क्या करना है, फोकस रखना है। दूसरी हम बात करते हैं दोस्तों भूगोल और प्राकृतिक संसाधन। भूगोल और प्राकृतिक संसाधन में हमें जो याद रखना है कि यहां से जो है वो खूब डिफाइन किया गया। पिछली बार मुख्य परीक्षा हुई थी, एक ही पेपर हुआ था, लेकिन इस बार 2 हैं। परी वाले पेपर में जब देखेंगे तो इस पोर्शन से सर्वाधिक जो है वो प्रश्न पूछे गए। दोस्तों, आप सबको पता है विश्व भूगोल में हमें जो याद रखना है वो महाद्वीप और महासागर याद रखना है। महाद्वीप में हम बात करते हैं कि कितने महाद्वीप हैं, प्रत्येक महाद्वीप की विशेषता याद रखनी है। दूसरा, प्रत्येक महाद्वीप के ऊंचे पर्वत कौन से, अगर कोई विशिष्ट भौगोलिक विशेषता है तो हमें वो क्या करने, याद रखने। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको मैं उदाहरण के रूप में बता देता हूं, जैसे अफ्रीका महाद्वीप की बात करते हैं और अफ्रीका महाद्वीप में हम बात करते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च जो चोटी है वो किलिमंजारो है। और किलिमंजारो विश्व में अपवाद है कि भूमध्य रेखा पर स्थित होने के बावजूद भी उस पर क्या पाई जाती है, हिमरेखा पाई जाती है। यानी हिमरेखा का अर्थ है वो ऐसा स्थान जिसके ऊपर हमेशा जो वो बर्फ जमी रहती है, तो अपवाद है। तो पर्वतों में हम बात करते हैं कि प्रत्येक महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी और उन सर्वोच्च चोटी के साथ साथ उस महाद्वीप की कोई अपवाद स्वरूप कोई पर्वतीय घटना घटित होती है तो वो हमें क्या करने, याद रखने। दूसरा, महासागर। और महासागरों में दोस्तों हमें याद रखना है कि महासागर में सबसे गहरी
जो गलत है वो कौन सा है। उसके अलावा महासागरों के साथ अगर कोई खाड़ी लगती है किसी भी क्षेत्र की, चाहे वो मर्तबान की खाड़ी हो, मेक्सिको की खाड़ी हो, भूमध्य सागर हो, तो वो हमें क्या करना है, याद रखना है। कौन से महासागर में कौन सी जलधारा प्रवाहित होती है वो भी हमें क्या करना है, याद रखना है। दूसरा हम बात करते हैं दोस्तों भारत की पारिस्थितिकी और वन्य जीव यानी अभ्यारण्य, राष्ट्रीय अभ्यारण्य, और भारत में जो मुख्य रूप से पारिस्थितिकी जो तंत्र है उसे क्या करना है, अध्ययन करना है। दूसरा, तीसरा जो ऑप्शन है दोस्तों राजस्थान का प्राकृतिक भूगोल, यानी कहने का अर्थ ये है दोस्तों हमें राजस्थान का प्राकृतिक भूगोल, भौतिक प्रदेश, राजस्थान की जलवायु, इन सब का क्या करना है, अध्ययन करना है। राजस्थान की देखो इसमें ही आगे डिफाइन करना है, राजस्थान की जलवायु पढ़नी है, हमें वनस्पति पढ़नी है, उसके अलावा यहाँ की मिट्टी पढ़नी है, भौतिक खंड यानी भौतिक प्रदेश पढ़ना है, इसके अलावा जनसंख्या, बेरोजगारी, दरिद्रता, सूखा, अकाल और मरुस्थलीकरण। दोस्तों प्री के एग्जाम में जो है वो यहां से दरिद्रता, बेरोजगारी, सूखा, अकाल और मरुस्थलीकरण की समस्या यहां पे से प्रश्न नहीं है, लेकिन इस बार आपको यहां से प्रश्न देखने को मिल सकता है, तो यहां पे भी हमें क्या करना है, थोड़ा सा फोकस रखना है। उसके बाद में राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन, जिनमें हम बात करते हैं खान यानी खनिज, वनस्पति, भूमि, जल और पशु संसाधन। दोस्तों हम कहते हैं पशु संसाधन के साथ साथ हमें वन्य जीव और उनके संरक्षण से संबंधित जो भी योजनाएं हैं वो हमें क्या करने हैं, याद रखने हैं। यानी कहने का अर्थ ये है कि भारत में ये जो वन संरक्षण है, वन्य जीव संरक्षण है, ये कब प्रारंभ की गई, राजस्थान में कौन सी रियासत ने सबसे पहले इन पर रोक लगाई। उसके बाद में हम याद रखेंगे कि राजस्थान की कौन सी रियासत ऐसी थी जिसने वनस्पति को संरक्षण प्रदान किया, राजस्थान में कहां कहां पर कौन कौन से अभ्यारण्य पाए जाते हैं, इन पर हम क्या करेंगे, विस्तार से बात करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत और राजस्थान के विशेष संदर्भ में हमें क्या करना है, कृषि और आर्थिक विकास से संबंधित जो बातें हैं वो हमें करनी है। दोस्तों अगर हम बात करें राजस्थान के प्रमुख खाद्य यानी खाने में कौन कौन सी फसलें काम में ली जाती है, वाणिज्यिक फसलें यानी व्यापार में कौन कौन सी, जैसे हम बात करते हैं गन्ना, हम बात करते हैं कपास, खाद्यान्न में आप सबको पता है राजस्थान की प्रमुख खाद्यान्न फसल गेहूं है, जबकि सर्वाधिक जो बोया जाता है वो क्या बोया जाता है, बाजरा बोया जाता है। प्रत्येक कृषि के पार्ट्स को हम लेकर चलेंगे। दूसरी हम बात करते हैं कृषि आधारित उद्योग, यानी राजस्थान में कच्चे माल के रूप में जो उद्योग काम में लिया जाता है वो कौन सा लिया जाता है। दूसरी कि भाई कृषि आधारित उद्योग कौन कौन से, तो आप सबको पता है सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, ये जो है वो कृषि आधारित उद्योग क्या कहते हैं, माने जाते हैं। जबकि अगर हम बात करें मुख्य सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजना, दोस्तों हमें यहाँ पे पढ़ना होगा कि भारत और राजस्थान की संयुक्त परियोजना कौन सी है, राजस्थान की परियोजना कौन सी है, राजस्थान की अन्य राज्यों के साथ कौन सी परियोजना जो है कितना कितना प्रतिशत हिस्सा आता है, और राजस्थान को जो है उनसे कौन कौन से लाभ होते हैं। उदाहरण के रूप में मैं बताऊं तो हमें सबसे महत्वपूर्ण याद रखना है कि राजस्थान की ऐसी कौन सी सिंचाई परियोजना है जिसके फुहारा पद्धति से क्या होता है, सिंचाई होती है। यानी भारत में एकमात्र ऐसी नहर परियोजना है जिसके माध्यम से राजस्थान में फुहारा पद्धति के माध्यम से सिंचाई होती है। तो आप सबको पता है कि नर्मदा परियोजना है जो गुजरात और राजस्थान की मानी जाती है। दूसरा मरुस्थल बंजर भूमि के लिए विकास की परियोजना है। अब दोस्तों अगर मैं बात करूं मरुस्थलीकरण जो है वो एक बहुत ही संवेदनशील विषय है, और इस मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए भारत का अनेक देश और विश्व संगठन जो क्या करते हैं, सहायता देते हैं। तो हमें याद रखना है कि कौन सी परियोजना जो है उसमें कौन सा देश जो है वो सहयोग कर रहा है, और इसको रोकने के लिए भारत सरकार ने, राज्य सरकार ने कौन कौन सी परियोजना क्या किया, प्रारंभ की गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं वृहत उद्योग, यानी राजस्थान और भारत दोनों में वृहत उद्योग की जैसे हम बात करें तो राजस्थान का सबसे बड़ा वृहत उद्योग कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा वृहत उद्योग कौन सा है, और उस उद्योग से राजस्थान के कौन कौन से क्षेत्र में ज्यादा विकास हो रहा है उस पर हमें क्या करना है, अध्ययन करना है। देखो दोस्तों जनजातियां और उनकी अर्थव्यवस्था ये ऐसा टॉपिक है जो ज्योग्राफी में भी है और राजस्थान की हिस्ट्री और कल्चर में भी, यानी दोनों स्थान पर ये टॉपिक दी गई है जनजातियां। यानी कहने का अर्थ ये है कि इस टॉपिक से कम 2 से 3 प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। यानी कहने का अर्थ है एक तीर से आप जो है वो कई निशाने जो है वो साध सकते हैं। तो दोस्तों जनजातियों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करने। दूसरा हम बात करते हैं इतिहास और संस्कृति। दोस्तों इस बार जो है यहाँ पे आप देखोगे इतिहास के अंदर जो है
वो ज्यादा जो है वो विस्तार से टॉपिक नहीं दिया, लेकिन संस्कृति के अंदर जो है वो यहाँ पर विस्तार से डिफाइन किया गया कि संस्कृति के अंदर आपको क्या पढ़ना है। इतिहास में जैसे आप पुराना जो पेपर हुआ, प्री वाले पेपर है, उन पेपरों का अध्ययन कीजिए और उनके आधार पर आप मुख्य परीक्षा की क्या कीजिए, तैयारी कीजिए। जबकि संस्कृति के अंदर यहाँ पे विस्तार से क्या किया गया, व्याख्या की गई। यानी कहने का अर्थ विशिष्ट संदर्भ में भारत और राजस्थान के मुख्य स्मारक और उनकी साहित्यिक कृतियां हमें क्या करनी, याद रखनी। उसके अलावा जनजातियां, यानी राजस्थान और भारत में किस किस प्रकार की जनजातियां पाई जाती है, उनकी आर्थिक व्यवस्था क्या, यानी वो किस प्रकार का व्यवसाय करते हैं, वो आखेट करते हैं, वो कृषि कार्य करते हैं, वो वनों से कंदमूल इकट्ठा करते हैं, या क्या करते हैं, वो किस प्रकार के पर्यावरण में निवास करते हैं। या हम बात करें राजस्थान में सर्वाधिक जनजातियां कौन सी निवास करती हैं, भारत में सर्वाधिक जनजातियां कौन सी निवास करती है, और उन जनजातियों के निर्मूलन हेतु राज्य सरकार व भारत सरकार किस किस प्रकार की परियोजना प्रारंभ कर रहे हैं। दूसरा, उनकी बोलियां क्या है, और उन बोलियों में अगर किसी भी प्रकार का साहित्य रचना की गई है तो उन साहित्य या उन पुस्तकों के बारे में हमें पता होना चाहिए कि वो उस जनजाति में उस लेखक ने वो पुस्तक लिखी है, ये हमें क्या होना चाहिए, पता होना। उसके अलावा संगीत, नृत्य और रंगशाला के बारे में भी पता होना। आप सबको पता है कि राजस्थान में मीणा है, भील है, गरासिया है, और मीणा, भील, गरासिया जो है ये शादी समारोह या विशेष उत्सव पर नृत्य करते हैं। तो कौन सी जनजाति जो है वो किस प्रकार का नृत्य करते हैं, उनकी वेशभूषा क्या है, तो वो हमें क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। हम कहते हैं उनकी धार्मिक अवस्था, यानी धार्मिक आस्था का अर्थ ये है दोस्तों वो किस देवता को मानते हैं और वो किस प्रकार के मेलों का क्या करते हैं, आयोजन करते हैं। जैसे हम बात करते हैं पूरे भारत में सबसे प्रसिद्ध जो आयोजन है वो बेनेश्वर धाम है। हम कहते हैं सोम, माही और जाखम नदियों के संगम पर आदिवासियों का प्रसिद्ध जो है वो धार्मिक स्थल स्थित है। तो हमें याद रखना है कि किस किस जाति का जो है धार्मिक स्थल कहाँ कहाँ पे और कब वहां पे मेले आयोजन होते हैं, कब वहां पे संप्रदाय है। हमें देखना है राजस्थान के संप्रदाय, संत संप्रदाय, राजस्थान के कवि, यहाँ के योद्धा संत जो है, यानी उन्होंने राजस्थान की हम बात करते हैं गौओं को या राजस्थान को विकसित करने के लिए उन्होंने किस प्रकार से युद्ध लड़े हैं, उन पे हमें क्या करना है, अध्ययन करना। हमें देखना लोक देवता, यानी राजस्थान के प्रमुख लोक देवता कौन से, भारत के लोक देवता कौन से, और जैसे लोक देवता की बात करेंगे तो हमें जो है साथ के साथ जो योद्धा संत है उनके बारे में भी क्या हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा। दूसरी हस्तशिल्प, यानी कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि उद्योगों में जो सबसे छोटा जो उद्योग होता है उसे हम कहते हैं हस्तशिल्प उद्योग। राजस्थान में हस्तशिल्प उद्योग के लिए कौन कौन सी इकाइयां कार्यरत है, राजस्थान के हस्तशिल्प उद्योग कौन से, वो भी हमें क्या करना है, याद रखना। उसके बाद में हम बात करते हैं मेले कि राजस्थान में मेले और त्योहार जो है वो हमें याद करना है। यानी कहने का अर्थ ये है कि हमें कर्मिक रूप से मेले आयोजित होने चाहिए, यानी मेले पता होना चाहिए, और कर्मिक रूप से हिंदू जो त्योहार है वो भी हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कि हिंदू त्योहार जो है वो कब कब मनाया जाता है। प्राचीन जनजातियों द्वारा जो रूढ़ियां हैं वो हमें याद रखना, उनके द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र, आभूषण के बारे में। दोस्तों यहाँ से पिछली प्री एग्जाम में भी प्रश्न आए थे आभूषण से संबंधित और वस्त्र से संबंधित, तो हमें वापस जो है वो यहाँ पे फोकस रखना है ताकि हमारा जो प्रश्न है वो गलत नहीं हो। उसके अलावा लोक एवं जनजातियों की जो पहलुओं के विशिष्ट संदर्भ में जो साहित्य है वो हमें क्या करना है, याद रखना है। यानी कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि विशिष्ट पहनावा जो है वो हमें याद रखना है, उनके आभूषण याद रखने हैं, उनके द्वारा जो त्योहार मनाए जाते हैं वो भी हमें क्या करने हैं, याद रखने हैं। यानी इस टॉपिक से कम जो है वो 2 प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट हम जो बात करेंगे वो हमारे सर हमारे साथ हैं, विशेषज्ञ, उनसे हम बात करते हैं। आओ सर, आप बताइए बच्चों को कि ये जो आपके पोर्शन है इनमें कहाँ कहाँ से किस किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, ये जो वीडियो का सिलेबस आया है इसके संदर्भ में अभी आपको महेश जी सर ने बताया जो ज्योग्राफी का पोर्शन है, जो करंट का पोर्शन है और जो जीके से रिलेटेड पोर्शन है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो अब आगे का जो इसका पोर्शन है वो है आपका रीजनिंग का, मैथ का, हिंदी का, इंग्लिश का, कंप्यूटर का। ये जो पोर्शन है अभी तक इन्होंने जो भी पोर्शन बताया है उसमें कुछ कुछ चीज़ें डिफाइन करके दी हैं, उन्हें विस्तार से दिया है, लेकिन यहाँ पे जो आपको बाकी जो क्वेश्चन आने हैं आपके उनके बारे में कुछ भी नहीं बताया है। इन लोगों ने केवल आपको शुरू में ये कहा है कि आपके 120 क्वेश्चन आने हैं, प्री में आपके 100 क्वेश्चन आए थे और अब कहा है कि 120 क्वेश्चन आने हैं। तो जहाँ तक
अधीनस्थ बोर्ड ने ये जो सिलेबस जारी किया है, इसके अकॉर्डिंग आपका जो जीके का पोर्शन है वो एट इज इट रहने वाला है। मतलब जो पहले प्री में क्वेश्चन आए हैं उसी प्रकार से क्वेश्चन इस मेन एग्जाम में भी आ सकते हैं, उतने ही क्वेश्चन आने की संभावना है। तो ये जो 20 क्वेश्चन आपको बढ़ा के दिए हैं, इनका एडजस्टमेंट कहाँ पे करेगा अगला? तो इन 20 क्वेश्चनों का एडजस्टमेंट है वो इन सारे टॉपिकों में किया जाएगा, इन सारे सब्जेक्टों में किया जाएगा। तो आपकी जो जीके का पोर्शन है वो मोस्टली सेम ही आएगा, जो जीके के क्वेश्चन आए थे उतने ही आएंगे, और जो 20 क्वेश्चन आए हैं ये बढ़कर इन पोर्शनों में एडजस्ट किए जाएंगे। किसी में 12 क्वेश्चन आ जाएंगे, किसी में 13 क्वेश्चन आ जाएंगे, इस हिसाब से क्वेश्चनों को एडजस्ट किया जाएगा। तो सबसे पहले जो आपको दिया है साधारण मानसिक योग्यता, जो आपकी मेंटल एबिलिटी है उस पे आधारित, रीजनिंग पे आधारित आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसने यहाँ पे कुछ भी डिफाइन नहीं किया है, मात्र रीजनिंग नाम लिखा है कि रीजनिंग में आपसे जो प्री में पूछा था उस लेवल के अनुसार, उसके अकॉर्डिंग के अनुसार आपको तैयारी करनी है। ये जो सिलेबस जारी किया है अधीनस्थ बोर्ड ने, एक्चुअली बच्चों के साथ बेईमानी है, क्योंकि हर एग्जाम में अधीनस्थ बोर्ड सिलेबस को डिफाइन करता है किसमें क्या चीज़ आनी है, कितना क्या पोर्शन आना है। तो इस वैकेंसी में डिफाइन करने में क्या दिक्कत आ गई बोर्ड को? क्यों डिफाइन नहीं कर रहा है? ना तो प्री में डिफाइन किया है, ना ही मेंस में डिफाइन किया है। वही बच्चों के साथ वापस वही कंडीशन पे लाके खड़ा कर दिया है कि आपको टॉपिक दे दिए हैं कि ये टॉपिक हैं और इनसे आप तैयारी करो, सब्जेक्ट बता दिया है बस, और कुछ भी नहीं बताया है क्या चीज़ आनी है क्या नहीं आनी है। यही चीज़ आपके इसमें की है, अंग्रेजी, हिंदी और गणित, इसमें भी वो चीज़ की है, केवल नाम लिखे हैं सब्जेक्ट के, कुछ भी नहीं बताया है क्या आना है क्या नहीं आना है। आपको प्री के अकॉर्डिंग किस प्रकार का लेवल आया है, किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं, उस हिसाब से क्वेश्चन पूछने हैं। ये जो आपका पोर्शन दिया है गणित वाला पोर्शन, अब इन्होंने लिखा है गणित, तो जो वीडियो लेवल की जो वैकेंसी होती है उनमें मुख्यतः आपके जो लाभ हानि है, प्रतिशत है, ब्याज है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अनुपात, समानुपात। लेकिन यहाँ पे अधीनस्थ बोर्ड ने ऐसा कुछ नहीं किया, उसने एमएससी लेवल तक के क्वेश्चन पूछे थे। आई कैप, जे कैप, के कैप, ये क्वेश्चन जो फिजिक्स के थ्योरम है, मैथ के थ्योरम है, इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिए गए हैं जो आपके कॉलेज लेवल के क्वेश्चन है। तो ये कॉलेज लेवल के क्वेश्चनों के अकॉर्डिंग आपको इसकी तैयारी करनी है। जो बच्चा साइंस बैकग्राउंड से नहीं है उनके लिए काफ़ी डिफिकल्ट होगा, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन उन्होंने ना तो पढ़े हैं और ना ही अब उनसे ये तैयार हो सकते हैं। इसके लिए उनको ग्रेजुएशन लेवल की जो साइंस की बुकें हैं उनका अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन इसी प्रकार के पूछे गए हैं और वही चीज़ इन्होंने मैन में रख दी है, वापस वो का वो गणित नाम दे दिया है। ये नहीं बताया गणित में क्या टॉपिक है भाई, किस हिसाब से हम तैयारी करें, क्या चीज़ हमें पढ़नी है, क्या चीज़ छोड़नी है। बच्चा असमंजस में है कि कैसे तैयारी करें। भाई जीके में तो आपको दे दिया कि ऐसे तैयारी कर लो, यहाँ कैसे तैयार करें, कैसे इनको अध्ययन करें। तो मेरी राय यही है कि आप प्री में जो पेपर आया है उसको कलेक्ट कीजिए, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन ढूंढिए कि हाँ इस टॉपिक से इस प्रकार के क्वेश्चन बने हैं, तो उस हिसाब से आपको इसकी तैयारी करनी है। फिर इसके बाद आपको राज्य, जिला, तहसील, पंचायत स्तर आदि के ऊपर जो प्रशासनिक आपकी जो ढांचे हैं, पॉलिटिकल है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाने हैं। और इसमें भी इन्होंने अच्छी तरीके से नहीं बताया है कि किस लेवल के ये क्वेश्चन पूछे जाने हैं। ये जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ये लगभग आरएस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं, बुनियादी बच्चा इन्हें तैयार नहीं करता है ऐसे क्वेश्चन। और जो लास्ट टॉपिक दिया है आपको, कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान। कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान, भाई बुनियादी ज्ञान क्या होता है आज तक पता ही नहीं चला, बुनियादी ज्ञान है क्या है। आप वीडियो में जो क्वेश्चन पूछ रहे हो उनका कुछ अता पता नहीं है, कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हो, आप नेट लेवल के क्वेश्चन पूछ रहे हो और आप डिफाइन कर रहे हो कि कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान। आखिर अधीनस्थ बोर्ड के अकॉर्डिंग कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान होता क्या है, किस चीज़ को ये बुनियादी ज्ञान मान रहा है? इनपुट आउटपुट डिवाइस ये तो पूछ नहीं रहा है, ये तो एडवांस लेवल के क्वेश्चन दे रहा है। जो कोई भी बच्चा 10 क्वेश्चन के लिए इस प्रकार का लेवल तैयार नहीं करके चलता है। तो अधीनस्थ बोर्ड ने इस बार भी सेम वो की वो कंडीशन रखी है, आपको दे दिया है बुनियादी ज्ञान। तो आपने जो प्री में पूछा है वो आपके जो लेवल है वो नेट लेवल है, तो आप मेंस में कौन सा लेवल देना चाहते हो भाई, बुनियादी ज्ञान में क्या पूछना चाहते हो? तो कुछ भी डिफाइन नहीं किया है अधीनस्थ बोर्ड ने, केवल आपको टॉपिक दे दिया है, आप अपनी मर्जी से तैयार करें। बच्चों को अधर में छोड़ दिया है कि अगर तैयारी होती है तो ठीक है, नहीं होती है तो ठीक है।
बच्चा अपने स्तर पर तैयार करे, कैसे भी तैयार करे। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रखना है कि आप प्री का पेपर साथ में रख के चले, प्री के अकॉर्डिंग अपना सिलेबस लगाएं कि प्री में क्या चीज़ पूछी गई थी और किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया गया है। और जीके में आपको एक चीज़ और है, आपको करंट जीके जो दिया है उसमें केवल एक नाम दिया है क्रीड़ा, खेल, जबकि क्रीड़ा के अलावा भी ये करंट जीके में क्वेश्चन पूछ रहा है। करंट जीके में मोस्टली 5 टॉपिक कवर करता है। आपका अंतरिक्ष विज्ञान, अनुसंधान विज्ञान, आपके युद्ध अभ्यास, खेल कूद और चर्चित व्यक्ति और पुरस्कार। तो आपको सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है आपका चर्चित व्यक्ति और युद्ध अभ्यास। भारत ने किस किस के साथ युद्ध अभ्यास किए, कौन से देश ने भारत के साथ किए, ये जो टॉपिक हैं ये आपको कवर करके चल रहे हैं। किसी भी हाल में इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो आपके कला संस्कृति वाला पार्ट है और जो ज्योग्राफी राजस्थान वाला पार्ट है उसमें पिछली बार जो प्री में टॉपिक नहीं आए उन टॉपिकों को मेन रूप से आपको पढ़ के चलना है, क्योंकि इस बार मेंस में वही टॉपिक मोस्टली कवर किए जाने की संभावना है। और बाकी जो आपके 5 से लेकर 9 तक के जो भी सब्जेक्ट बचे हैं, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, रीजनिंग, मैथ, इनमें कुछ भी नहीं बताया है। तो आप केवल प्री के अकॉर्डिंग तैयारी करें कि प्री में क्या पूछा गया था, उसका भी एक लेवल ऊपर आपको तैयार करना है। तो आशा करता हूं आपको ये सिलेबस समझ में आया होगा। सारे बच्चे इसके अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे और तैयारी अभी से आपको स्टार्ट करनी है, क्योंकि अगर इन लोगों ने सिलेबस डिफाइन किया है इसका मतलब आपका रिजल्ट तैयार हो चुका है, कभी भी रिजल्ट जारी किया जा सकता है। तो अभी से तैयारी में जुट जाओ, चाहे सेल्फ स्टडी करो चाहे ऑनलाइन स्टडी करो। ज़्यादा हो सके तो ऑनलाइन स्टडी पे फोकस करें, ताकि आपको कोई भी कंटेंट जो कोचिंग क्लासेस में सेल्फ स्टडी से नहीं मिल रहा वो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। और आज का टाइम सर्दी का टाइम चल रहा है, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। सिटिंग पावर बढ़ाइए जितनी हो सकती है उतनी। और क्योंकि ये जो वैकेंसी है, ग्राम सेवक की वैकेंसी है, वीडियो की वैकेंसी है, 4 साल बाद आई है, तो तय मान के चलिए 4 से 5 साल ये दोबारा वैकेंसी नहीं आनी। तो बहुत ही अच्छा मौका है, सुनहरा मौका है, इसे गंवाना नहीं है। जिन बच्चों का प्री क्लियर होता है और जिनके 50+ नंबर है, 50+ जिनके नंबर हैं, उनको श्योर रूप से वीडियो मेंस की तैयारी में लग जाना चाहिए। सिलेबस उठाएं, प्री के पेपर कलेक्ट करें और उसके अकॉर्डिंग तैयारी पे चले जाएं। जय हिंद, जय भारत।